नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मिली, साइकोथेरेपिस्ट। अक्सर युवा इस बात को लेकर बेहद चिंतित होते हैं कि हस्तमैथुन गलत है या सही, और इस हस्तमैथुन के कारण उनके मन में अनेक प्रकार की गलत भावनाएं बैठ जाती हैं और आगे चलकर ये उनके लिए यौन रोगों का कारण भी बन जाती है। सिर्फ जानकारी की कमी के कारण उनका आर्थिक और मानसिक शोषण होता रहता है। हस्तमैथुन की क्रिया एक बेहद ही स्वाभाविक क्रिया है। एक उम्र में आने के बाद बच्चों के शरीर में हार्मोनल परिवर्तन के कारण ऐसी इच्छा उत्पन्न हो जाती है जहां बच्चे हस्तमैथुन करना शुरू करते हैं, परंतु कम उम्र में वो ऐसी बातें अपने दोस्तों के साथ ही शेयर भी करते हैं। वो दोस्त जो उन्हीं की उम्र के हैं और उतनी ही जानकारी के हैं, और अक्सर कहीं से सुनी सुनाई बातें होती हैं या पत्र पत्रिकाओं में मार्केटिंग के लिए, दवाओं की मार्केटिंग के लिए जो गलत तरह के मैसेज स्प्रेड किए जाते हैं कि हस्तमैथुन के कारण लिंग टेढ़ा हो गया या छोटा रह गया या फिर आप यौन दुर्बलता के शिकार हो गए, जैसी बातें पढ़ लेते हैं और वही आपस में डिस्कस भी करते हैं। जब बच्चे ऐसी बातें सुनते हैं तो जो बच्चे हस्तमैथुन शुरू कर चुके होते हैं वो अक्सर डर जाते हैं कि ऐसे में मेरे साथ कोई यौन समस्या शुरू हो जाएगी। चलिए दोस्तों, मैं इसके ऊपर प्रकाश डालती हूँ कि क्या वास्तव में हस्तमैथुन किसी प्रकार की यौन समस्या उत्पन्न करता है। अगर देखा जाए तो हस्तमैथुन अगर सही समय और सही तरीके से न किया जाए तो ये मानसिक समस्या जरूर उत्पन्न कर सकता है। मानसिक समस्या से मेरा तात्पर्य मानसिक यौन समस्या। आपने अब तक यौन समस्या को शारीरिक ही समझा होगा, परंतु यौन समस्याएं मानसिक भी होती हैं और 100 में कहें तो 80 मानसिक ही होती हैं। मास्टरबेशन या हस्तमैथुन को अगर एक स्वाभाविक क्रिया समझा जाए तो इसे समझना आसान हो जाएगा। ये बिल्कुल ही स्वाभाविक क्रिया है, परंतु अक्सर हस्तमैथुन के करने वाले बच्चे इसको लेकर के एक हीनता की भावना से ग्रसित होते हैं, जिसके कारण वो अक्सर छुपकर और डरी हुई अवस्था में इस क्रिया को करते हैं। ऐसी अवस्था में जब अचानक कोई उनके कमरे में आ जाता है या वो अचानक डर जाते हैं किसी की आहट से, तो ये एक समस्या उत्पन्न करने का कारक बन जाता है। कैसे, इसे समझना आवश्यक है। हस्तमैथुन यौन क्रिया का ही एक रूप है, कहें एक प्रकार है। ऐसे में जो क्रिया आप किसी व्यक्ति के साथ संलग्न होकर कर रहे हैं वो आप अकेले कर रहे हैं। ऐसे में दोनों ही स्थिति में प्राइवेसी की बेहद आवश्यकता होती है। यदि आप हस्तमैथुन करते हैं तो एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि आप पूरी प्राइवेसी मेंटेन करें। किसी भी भयभीत होने वाले सिचुएशन में इसे ना करें। आप ऐसा करके कोई पाप नहीं कर रहे हैं। ये एक स्वाभाविक क्रिया है, ये शारीरिक जरूरत का एक हिस्सा है। इसे इस रूप में स्वीकार करें और पूरे शुद्ध मन के साथ कहना चाहिए, बिना किसी डर के, पूरी प्राइवेसी और एकांत में इस चीज को करें। अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करने से बचें, क्योंकि अक्सर उनकी अधकचरी जानकारी आपको भयभीत करती है और आपको मानसिक रूप से कमजोर भी बनाती है। अक्सर हम पत्र पत्रिकाओं में अनेक प्रकार की दवाओं के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, जिसमें कहा जाता है कि यौन दुर्बलता में इस दवा का प्रयोग करें, या फिर हस्तमैथुन के कारण, बचपन की गलत आदतों के कारण लिंग का छोटा रह जाना या टेढ़ा हो जाना, उसका इलाज करना। दोस्तों, ये सब बिल्कुल बकवास बातें हैं। ये केवल और केवल दवा की ब्रांडिंग और मार्केटिंग का एक हिस्सा है। हस्तमैथुन के कारण कभी भी किसी भी तरह का शारीरिक नुकसान नहीं होता, लेकिन कच्ची उम्र में चूंकि शरीर एक पोजीशन ले रहा होता है, वो ग्रो कर रहा होता है, ऐसी अवस्था में यदि सही तरीके से शरीर के किसी अंग का पोषण न किया जाए और किसी खास एंगल में लगातार उसे रखा जाए
तो वो उसका मुड़ाव उस तरफ हो सकता है। इसे टेढ़ापन नहीं कहा जाता। आप इस बात को समझें। आप इसका एग्जाम्पल अपने हाथों से लें। यदि आपके हाथ हैं, आप अपने हाथों को लगातार एक पोजीशन में रखते हैं तो क्या आपके हाथ टेढ़े हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं, हाथ टेढ़े नहीं होते। आप इस चीज को समझें। आपका शरीर, चूंकि लिंग बेहद ही नाजुक अवस्था में होता है, मांसपेशियां ही होती हैं, उसमें कोई हड्डी नहीं होता। ऐसी अवस्था में लिंग को लगातार एक पोजीशन में रखने के कारण, लगातार कहने का मतलब है कि अक्सर हस्तमैथुन करने वाले लोग डरे सहमे होते हैं और क्षणिक अवस्था में बार बार करते हैं। वो कभी इसे पूर्ण रूप से नहीं कर पाते, जिसके कारण वो इसके आदत के शिकार हो जाते हैं। ऐसे में जब लिंग को बार बार रोज एक ही अवस्था में रखा जाता है तो उसमें एक सहज ही झुकाव हो जाता है उस तरफ, जो टेढ़ा प्रतीत होता है, लेकिन ये लिंग का टेढ़ापन नहीं है। आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, इस बात को समझें और इसे स्वीकार करें बिना किसी डर के। किसी भी रूप में हस्तमैथुन आपको कोई भी शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाता। हाँ, ये शारीरिक नुकसान का कारण कब बनता है, ये समझने वाली बात है। कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग बेहद दुर्बल हो जाते हैं बढ़ती उम्र में, और कहीं ना कहीं कारण हस्तमैथुन होता है। इसका कारण होता है सही तरीके से न करके एक दिन में बार बार करना। आप अगर रोज 3 बार 4 बार इससे ज्यादा करते हैं तो ऐसे में आपका वीर्य नाश होता है, जिसे स्पर्म का खत्म होना कहते हैं। और स्पर्म क्या है? स्पर्म को समझें। स्पर्म हमारे शरीर के प्रोटीन से बनता है, हमारे शरीर के सभी पोषक तत्वों से बनता है। जब हम बार बार उसे संकलित करते हैं तो यहाँ पर हमारे शरीर से प्रोटीन, विटामिन, सारे पोषक तत्व फिर से स्पर्म बनाने की क्रिया में लग जाते हैं। तो ऐसे में शरीर की बाकी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती और फिर शारीरिक दुर्बलता आती है। या तो आप हस्तमैथुन को एक सीमित मात्रा में लेकर आएं या फिर अपने खान पान पर ध्यान दें। ये बीमारी नहीं है, ये एक रिफ्लेक्शन है। आपने क्रिया की, वो उसकी प्रतिक्रिया है। इसे बीमारी ना समझें, इसे मैनेज करें। एक दिन में 3 से ज्यादा बार हस्तमैथुन करना सामान्य बात नहीं। आप इस पर ध्यान दें। दूसरी बात, हस्तमैथुन के कारण अक्सर लोगों को यह भी भ्रम होता है कि वो आगे चलकर यौन दुर्बलता के शिकार हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी प्रकार के यौन दुर्बलता के शिकार नहीं होंगे। बेहतर होगा अगर आप परिपक्व उम्र में हैं और आपने हस्तमैथुन काफी समय से किया हुआ है और आप अभी इस अवस्था से गुजर रहे हैं जहां आप इस मनोभाव में हैं कि मैं अपने पार्टनर को खुश नहीं कर पाता या उसे संतुष्टि नहीं दे पाता, तो आप उनसे बात करें। आप सीधे सीधे अपने पार्टनर से बात करें। ये बातचीत करना ही आप दोनों के बीच की समस्या का समाधान हो जाएगा। प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी भी नीम, हकीम, डॉक्टर या फिर पत्र पत्रिकाओं में आने वाले दवाइयों की लेबलिंग और उनके प्रश्न उत्तर पढ़ के अपना इलाज न करें। अपने मेहनत की कमाई को बचाएं और सही जगह पर खर्च करें। यौन समस्याएं होती जितनी नहीं हैं उतनी प्रचारित की जाती हैं, ताकि आपके भय का दोहन करके कई कहें अपना उल्लू सीधा करते हैं। आप इस चीज को समझें कि आपका आर्थिक शोषण, आपका मानसिक शोषण आपके हाथ में है। इसे बचने की कोशिश करें। आवश्यकता हो तो किसी मनोवैज्ञानिक के पास जाएं, काउंसलिंग कराएं। आपका इलाज बेहद आसानी से हो जाएगा। फिर मिलती हूँ दोस्तों किसी नई जानकारी के साथ।